जी, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बात हो रही थी पिका एक्ट के हवाले से और जो मैडम रुशिदा लोधी है, क्योंकि उनका जो है वो कानून की सही उनका प्रोफेशन है, इस हवाले से हम पूछ रहे थे कि एक आम आदमी जब वो फ़ेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो अपने आप को क्या निस्बतन बेहतर महसूस करेगा इस पिका एक्ट के बाद? जी बिल्कुल, ये एक्ट बनाने का मकसद ही ये है कि शहरियों की इज़्ज़त, उनकी डिग्निटी, उनकी ग्रेस और उनकी ज़िंदगियों की हिफाज़त की जाए। क्योंकि किसी भी मुअज़्ज़ज़ शहरी के ख़िलाफ़ या उसके हक़ में इवन समटाइम झूठ जो होता है वो जब चल जाता है तो उसके बाद फिर उसके पास कोई बंदे के पास जस्टिफ़िकेशन नहीं रह जाती। अब जो उसके साथ होना था, जिसके बारे में ख़बर चली वो तो चली गई और उसने चाहे झूठी थी या सच्ची थी, तो वो तो प्रॉब्लम में आ गया ना। इस पीका एक्ट से ये होगा कि एट लीस्ट फेक न्यूज़, फेक किस्म के लोग, फेक ख़बरें और अभी तो बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं फ़ोन के ऊपर, उन सारी चीज़ों की रोकथाम होगी। जी, फेक न्यूज़ का ज़िक्र हो रहा है और साथ ही जो सियासत में भी फेक न्यूज़ जो है वो बड़ी चल रही है और बतौर अपोजिशन जो है वो पीटीआई के हवाले से कहा जाता है कि वो फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं। कैसा देखते हैं एज अपोजिशन पीटीआई को? देखिए मैं तो उनको अपोजिशन ही नहीं समझती, पहली बात तो ये है। पीटीआई कहाँ है? सुन्नी इत्तेहाद है और इस वक़्त जो अपोजिशन में मेजॉरिटी लोग बैठे हुए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद के लोग हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपका जो कॉम्पिटिशन है वो होता है कोई लेवल मैच करता हो। अभी तो देखिए ना, जिन लोगों ने 3 सालों में अभी फ़ाइलों के पेज भी नहीं पलटे थे, तो हमारी लीडर मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पहली ही तकरीर के अंदर अगले 3 साल के मंसूबे भी बना दिए और बता भी दिए, और ना सिर्फ बता दिए बल्कि 10 महीनों के अंदर एग्जीक्यूट भी करके दिखा दिए। तो ये होता है फेक और ओरिजिनल में फ़र्क। अच्छा, अगर आपका क्या ख़्याल है कि सियासत का जो अमल है वो सियासत के हवाले से ही उसको देखा जाए, ना कि हम देखते हैं कि जो है वो जो भी अपोजिशन में होता है, भले ये भलन अगर अपोजिशन में है तो उसको भी केसेस का सामना करना पड़ता है, वो भी उनके कारकुनान लीडरान जो है वो जेल गए हैं। अब पीटीआई अपोजिशन में है तो वो उनके जो लीडर और उनके जो कारकुनान हैं वो जेल में हैं। तो क्या ये रवायत दुरुस्त है कि जो भी अपोजिशन में होगा उसको जो है वो इस किस्म का रगड़ा उसको ज़रूर लगेगा? नहीं देखिए, ये मैं इसको कोई ये नहीं समझती हूँ कि ये रवायत दुरुस्त है। मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कानून को तोड़ा है, लॉ ब्रेक किया है, कोई करप्शन की है, कोई जुर्म किया है, तो ज़रूर उसके ख़िलाफ़ केस भी चलना चाहिए और उस केस का फ़ैसला भी आना चाहिए। जैसे कि हमारे लीडर नवाज़ शरीफ साहब ने केसेस ना सिर्फ देखे, फेस किया और कैद भी काटी, जेल भी काटी, और बहुत सारे हमारे लीडर्स जेलों में रहे और उन्होंने केसेस को फेस किया है। जो बात सच्ची होती है, जो केस का डिसीजन आता है और कोर्ट्स का जो फ़ैसला आ जाता है, हमें वो तस्लीम करना चाहिए। तो मैडम, ये जितने भी अब सियासत इस वक्त हम देखते हैं, हम रोज़ाना जब टॉक शो में भी हम देखते हैं कोई एक वकील हमारे रहनुमा भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वो जो डिस्कशन होती है वो केसेस के हवाले से ही होती है। तो हमारी सियासत में जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो बहुत जो है वो नज़र आता है। तो क्या सियासत को जुडिशल जो है वो उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा कि हर सियासत की बात जो है वो जुडिशल एक सिस्टम के साथ कनेक्ट की जाती है? देखिए नहीं, मैं नहीं समझती कि जुडिशल सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी बनती है। जुडिशल सिस्टम जो है वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। जो तो अगर अगर आप इस चीज़ को कनेक्टिविटी कहते हैं कि जी किसी लेकिन सियासतदान ने केसेस कोई, केसेस तो इसी हवाले से ही देखे जा रहे हैं। नहीं वो ठीक है आपकी बात। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर कहीं पर कोई पॉलिटिशियन कुछ गलत करता है, कोई वो सिविल कह लें कि वो ऐसी इरेगुलरिटी करता है या कोई क्राइम कमिट करता है, तो इसके लिए तो ज़ाहिर है फिर चाहे वो सियासतदान हो या आम शहरी हो, उसको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा और उसको सामना भी करना पड़ेगा इन चीज़ों का। सही। लेकिन रोज़ाना जो हम एक ज़ेर बहस डिस्कशन में जो मामलात आते हैं, उमूमी तौर पर अपोजिशन के केसेस के हवाले से डिस्कशन की जी जाती जी। है। तो ये एक रवायत बनती जा रही है कि अब जो है वो सियासत और जो केसेस है वो साथ साथ ही चलेंगे।
जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी जो लीडरशिप है, मैंने ये देखा है कि उनका विज़न बड़ा क्लियर है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने तो अपने दिल के दरवाज़े भी खोले और ये भी बताया कि जी आएँ, मिलकर बैठें, बात करें, क्योंकि सियासत में कभी भी बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अरफ़ा और आला हूँ और सामने वाला तो इस काबिल ही नहीं कि मैं उसके साथ बैठ के बात करूँ, तो आपके सीखने का और आपकी तरक्की का अमल रुक गया। लेकिन अगर बात ये सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद की हो, तो उसकी ज़ात की हद तक तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बात तो यहाँ पर कौम की है। कौम के बका के लिए हमारे लीडर ने अपनी सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। जी, आज ही के दिन में एक जो डेवलपमेंट हुई है, वो मुज़ाकरात का बाकायदा जो है वो अख्ताम कर दिया गया गवर्नमेंट साइड से भी। तो मुज़ाकरात अगर चलते रहते तो क्या ये सियासी अमल ठीक नहीं था? अब मुज़ाकरात रुक गए तो मज़ीद कशीदगी की तरफ जाएगी बात। देखिए, मुज़ाकरात जब होते हैं ना, तो अगर दो फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात हैं, तो फिर दोनों ही टेबल पर बैठने की बात करेंगे, दोनों का ही एग्री होना ज़रूरी है। तो ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमेशा मुज़ाकरात में हर्डल किस तरफ से आती रही है। हमने तो हमेशा टेबल टॉक को ओपन रखा। जी, जी। लेकिन एक अब सोशल डिवीज़न की बात करें या जो नौजवान एक नए-नए सियासत में एक्टिव हुए हैं और अपने ख़यालात का इज़हार सोशल मीडिया पे करते हैं, एक डिप्रेशन ये पाई जाती है कि सियासी तौर पर एक्टिव होने नहीं दिया जा रहा, या सियासी तौर पर जो है वो उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता कि वो अगर इस जो सिस्टम के तहत जो है वो अपने आप को, अपनी बात को मनवा नहीं सकेंगे, अपने आप को जो एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, उनका तो बड़ा गिला है नौजवानों। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि उनको गुमराह किया गया है और नौजवान हैं, अब वो समझ रहे हैं, उनको समझ आना शुरू हो गई है और बहुत हद तक वो बातें क्लियर भी हो रही हैं। अभी आप देखें, जहाँ-जहाँ भी मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा गई हैं, यूथ ने कैसे उनको वेलकम किया है, बेटियों ने, बेटों ने कैसे उनको वेलकम किया है और अब तो बच्चे उनको माँ कहते हैं और उन्होंने माँ बन के दिखाया भी है। जो गुमराही की तरफ बच्चे गए हुए थे, जिनको कह लें कि बम बनाना सिखाया जाता था, जिनको डंडा पकड़ाया जाता था, उनको लैपटॉप दिए जा रहे हैं, उनको पढ़ाई की तरफ लाया जा रहा है, उनको उनके लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज़ रखी जा रही हैं और ये एक माँ ही कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। यूथ अब जो है ना, वो मरीम साहिबा को अपनी माँ तस्लीम कर चुकी है। जी, जी। लेकिन नौजवानों में एक बड़ा तासर पाया जाता है कि जो हुकूमत से बड़ी मायूसी और डिप्रेशन जो है, भले वो सियासी तौर पर एक्टिव ना भी हों, एक अमूमी तौर पर नौजवानों में एक डिप्रेशन का एक जो है वो अंसर पाया जाता है। इसके लिए आप बुनियादी तौर पर क्या समझती हैं कि ये जो डिप्रेशन नौजवानों के लिए, इसको कैसे कम किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि डिप्रेशन वाक़ई था, क्योंकि पिछले जो 3.5-4 साल की हुकूमत गई है, उसमें उनको सिर्फ़ इंतशार करना ही सिखाया गया बच्चों को और इंतशार की तरफ उनका ध्यान दिलाया गया, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिलाया गया। अब होप पैदा हो गई है, बच्चों को मालूम है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो उनकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए एफ़र्ट कर रही है, वो एफ़र्ट्स नज़र भी आ रही हैं, चाहे वो एफ़र्ट लैपटॉप स्कीम की सूरत में हो, चाहे वो होनहार स्कॉलरशिप की सूरत में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत हो। अब यूथ को पता चलना शुरू हो गया है कि जी हमारी बेहतरी किसके साथ खड़े होने में है और होप, मैं समझती हूँ मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो एक उम्मीद सहर है और ये उम्मीद हमारी यूथ को भी है। जी, जी। और नौजवानों में एक रुझान, एक बैड लैंग्वेज का, एक गालम गलोच का एक बड़ा रुझान आ गया। अब कोई किसी की बात जो है ना, उसके अंदर वो एक दूसरे के लिए एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, अदम बर्दाश्त है। तो नौजवानों के लिए ये अगर इतना ही वो एक ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो अपने ही माहौल से बड़े जो है वो नाखुश नज़र आते हैं, अपने ही जो है वो जो उनकी लाइफ में एक बड़ी गैप नज़र आता है। तो नौजवानों के लिए कोई ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम नहीं होने चाहिए ताकि उनको इंगेज किया जाए? देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स तो हो भी रहे हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, कुछ आपके सामने ही आएंगे। अब आप देखें कि स्पोर्ट्स को अगर आप देख लें तो स्पोर्ट्स को कितना ज़्यादा प्रमोट अब किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि नौजवानों की जो एनर्जी पहले नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर कंज्यूम की जाती थी, अब वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में कंज्यूम होगी, तो ज़ाहिर है उनकी हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ भी इससे बेहतर होगी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, लैपटॉप स्कीम है और
एजुकेशन के ऊपर जितना ज़बरदस्त किस्म का फोकस मैडम ने किया हुआ है, और सारी पंजाब गवर्नमेंट के एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उसके ऊपर फोकस करें, तो जब एजुकेशन भी बेहतर होगी तो नौजवानों के अंदर मायूसी का भी खात्मा होगा इंशाल्लाह। लैपटॉप के हवाले से क्या खबर है कि कब नौजवानों को लैपटॉप जो है वो बहुत मिल जल्द जाएगा? इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द नौजवानों को रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको पता है ओपन, उसकी मैडम ने कहा था कि ये ऑनलाइन हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और ऑनलाइन ही सारा डिसीजन होकर ये नौजवानों तक उनकी अमानतें पहुँचेंगी इंशाल्लाह। और मुज़ाकरात जैसे अब नहीं हो रहे, अब जो है वो पीटीआई की तरफ से एक रवायती तौर पर धरना सियासत जो है वो का अमूमी तौर पर किया जाता है, तो क्या सियासत धरना सियासत जो है वो कोई तामीरी काम है आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीके इंतशार को तो बस सिवाय धरने के और कुछ आता ही नहीं है। सारी जितना भी टाइम उन्होंने गुज़ारा कंटेनर पे और धरनों पे ही गुज़ारा। कभी मैंने उनके मुँह से ये नहीं सुना कि अच्छा हम नौजवानों के लिए ये कोई होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, या हम कोई नई डिग्री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए दे रहे हैं जिसमें वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ को छोड़ के पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की जानिब आएँ, सिवाय इसके कि उनके दिमागों में बगावत और इंतशार और लड़ाई मार कुटाई और जला दो और गिरा दो, इसकी सियासत, ये सिर्फ सियासत है पीटीआई की। जबकि आप अगर कंपेयर करें मैडम मरीम को या पीएमएलएन को, हमेशा पॉजिटिव बात, हमेशा शाइस्ता सुलझा हुआ लहजा, अच्छे अल्फाज, अगर मुखालफत भी इंसान ने करनी हो ना तो उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे अल्फाज मौजूद हैं। तो मैं तो हमेशा फिर मैं तो उनके बारे में यही कहूँगी कि मैं समझता ही नहीं तुम्हें मुखालिफ अपना, फजूल में बने फिरते हो। कट करते हैं। क्यों? अच्छा, अब दोबारा पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं। 1 मिनट स्किप हो गया माइंड से, आया और फिर चला गया। अच्छा, अब आप इसको एडिटिंग करेंगे? कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, मैं तो समझती ही नहीं हूँ कि उनके साथ मैडम मरीम का कोई कंपैरिजन है या पीएमएलएन का पीटीआई के साथ कोई कंपैरिजन है, क्योंकि हमेशा पीएमएलएन ने हमेशा प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की, और जितने भी पाकिस्तान को अगर आप उठा के देख लें, ख़ुसूसन पंजाब को आप देख लें, जितने भी क्रिएटिविटी हुई, मंसूबे आए, वो हमेशा पीएमएलएन की गवर्नमेंट से ही आए। मुझे तो इस जमात के अंदर कभी कोई क्रिएटिविटी नज़र ही नहीं आई। अच्छा, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र हुआ था कि पंजाब की गवर्नमेंट को अभी 10 महीने हुए हैं, अभी वक्त लगेगा आम आदमी को ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में कब तब्दीली आना शुरू होगी कि उसको लगेगा कि अब जो है वो बेहतर हालात हो गए हैं और पंजाब में खुशहाली आ रही है और आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है? आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब उनको ख़राब करना चाहें तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जब हर चीज़ उलट पुलट जाए और माशी बदहाली और अखलाकी बदहाली भी हो जाए तो उसको वापस आने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितनी तब्दीली ये 10 महीनों के अंदर मैडम मरीम ने जो इनिशिएटिव्स लिए उसकी बदौलत आई है, शायद ये कोई और शख्स उसके लिए नामुमकिन होता ये करना, जिस तरह दिन रात उन्होंने काम किया। और मैं हैरान होती हूँ उनके काम करने पे कि वो सुबह अपनी फजर की नमाज के बाद से काम करना शुरू कर देती हैं और रात देर गए तक वो काम करती हैं। और ना सिर्फ वो काम करती हैं बल्कि उनकी टीम भी काम करती है, क्योंकि लीडर जब इतना काम करता हुआ नज़र आता है तो टीम आराम से घर कैसे बैठ सकती है। तो मैं समझती हूँ बहुत जल्द ये तब्दीली आएगी और आ भी रही है एक पॉजिटिव चेंज। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हेल्थ सेक्टर में बेहतर हो रही हैं, एजुकेशन में बेहतर हो रही हैं, और आपको पता है कि महंगाई की जो शरह है वो भी अब नीचे आना शुरू हो गई है। तो बिज़नेस आने लग गया। कितने सारे मुल्कों से लोग बिज़नेस लेके पाकिस्तान आए जो कि पहले बंद हो गया था, सियाह आना शुरू हो गए हैं। तो ये बेहतरी और पॉजिटिविटी की ही तो अलामत है। आप शेर व शायरी से भी आपका ज़ौक़ है, तो कोई अगर आपके हो ज़हन में कलाम तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। शायरी तो ऑब्वियसली मैं फिर एक बात छोटी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो छोटी सी एक नज़म है जो मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन को डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि अनकरीब ही अभी ख़वातीन डे भी आने वाला है। वो गरचे उस दिन होती तो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं चूँकि बीइंग ए लेडी और अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल लेडी अल्लाह पाक ने मुझे बनाया अपनी छोटी बहनों के लिए और आइंदा आने वाली बहनों के लिए, मैं उनको एक पैगाम बस देना चाहूँगी कि जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ को सोचें
तो बस फिर उसको कर गुजरें। जैसे कि फ़हमीदा रियाज़ एक बड़ी खूबसूरत शायरा है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न है इतने, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। नाज़रीन, पंजाब में सेहत की सहूलियात के हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो आज हमने जो मैडम से पूछे हैं उनके जवाबात मिले हैं, और हमें पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बड़े अस्पतालों में काफ़ी इस्लाहात कर रही है, भले वो रीवैम्पिंग के हवाले से हों, भले वो जो है वो अस्पतालों की मशीनरी के हवाले से हों, या अस्पतालों को बेहतर करने के लिए नए से मशीनरी और सिस्टम इंस्टॉल करने की जो है वो भी कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है जो पाकिस्तान कहना चाहिए, क्योंकि जो कैंसर जैसा मर्ज़ है वो जो है वो एक मुज़ी मर्ज़ जिसका इलाज पाकिस्तान में बहुत ही कम है। तो उस हवाले से नवाज़ शरीफ जो कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बनने जा रहा है, और उसकी जो पैलिएटिव केयर का जो सेक्शन है वो इसी साल जो है वो आखिर में उसकी जो सर्विस शुरू होंगी। इसके अलावा सरगोदा में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है वो भी बनने जा रहा है, और उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन हुई। इसके अलावा जो है वो मैडम का कहना था कि ख़वातीन के लिए सियासत में जो है वो बहुत पोटेंशियल है, और अपने जो सियासी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखें, और जो ख़वातीन के लिए पंजाब गवर्नमेंट भी इक़दामात जो हैं वो बहुत से हो रहे हैं। मुदस्सिर अलवी आपका होस्ट आज आपसे इजाज़त चाहेगा, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।